हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस। और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। और 3 में हम लोग आपका चुनावी राजनीति के विषय में हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि चुनावी राजनीति पढ़ते हो, हम सबसे पहले आपका परिचय पढ़ेंगे और आप लोग माइक लेकर कोई स्कूल का बच्चा आपके चैप्टर को पढ़ाएगा। पीछे पीछे से मैं आपको उसका मीनिंग बताता चलूंगा, ठीक है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से माइक लेकर आप चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। जीआईसी अमोड़ी, जीजीआईसी भागलपुर में, जीआईसी लक्ष्मण झूला, कि कोई भी बच्चा किसी स्कूल से माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए, कोई बच्चा किसी स्कूल से, शाबाश, बहुत अच्छे। जीजीएससी भागलपुर में, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका मिश्रा सर। ठीक है वंशिका, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप माइक को मुंह के पास रखेंगे। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और बच्चों के पास आवाज अच्छे से पहुंच पाएगी। ठीक है बेटा, शुरू करें। यस सर। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुई चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हम चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिरी में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। और कोई दूसरा बच्चा पढ़े स्टेप, अगर कोई और बच्चा माइक लेकर पढ़ना चाहे, शाबाश, बहुत बढ़िया। चुनाव क्यों? हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का समय। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। यह संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात कर्नल में भाषण देने आने वाले हैं, 26 वर्ष के
इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वह किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 19 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। शाबाश, बहुत अच्छा। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने की निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। ठीक है, शाबाश। कंप्लीट हो गया। जीजीआईसी भागलपुर आपके पास हम आपका दोबारा पूछेंगे। जीआईसी अमोड़ी के बच्चे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटा बैठ जाइए नेक्स्ट। थैंक यू। माइक को ऑफ कर लें, दोबारा मैं आपको जरूर पढ़वाऊंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। जीजीआईसी भागलपुर के बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए, जीआईसी अमोड़ी, आप काफी देर से माइक ले रखा है बच्चों ने। कोई भी एक स्कूल से बच्चा खड़ा हो जाए। जीआईसी अमोड़ी। जीआईसी अमोड़ी सर, आपका माइक ऑन नहीं है क्योंकि हमें आपका सिस्टम में शो नहीं कर रहा है। आप एक बार थोड़ी आप बैटरी निकाल कर आप दोबारा इसको आप डालने का प्रयास करिए, शायद कुछ काम आपका माइक चल जाए। नहीं सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका बेटे? किशोर भट्ट। ठीक है सौरभ भट्ट, आपको माइक को अपने मुंह के पास रखना है और जिस तरह से आपका जीजीएससी भागलपुर के बच्चे पढ़ रहे थे उतनी स्पीड अपनी रखनी है, ठीक है। तेज तेज नहीं पढ़ना, बल्कि धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि सब बच्चों की आपके पास आवाज है। चलिए शुरू करें आप। चुनावों की जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें।
अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम में शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो, वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। आपको दूसरा बच्चा खड़ा हो जाए बेटा। जीजीआईसी अमोडी। और कोई बच्चा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, शाबाश। और कोई बच्चा है, बच्ची? माइक ले बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। एक कोई भी बच्ची खड़ी हो जाए, जीआईसी अमोडी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, खड़े हो जाए बेटा आप। बेटा माइक दो किसी बच्ची को आप, शाबाश बेटे, खड़े हो जाइए। जो आपके पास में बच्ची बैठी है, आप उन्हीं को माइक पकड़ा दे बेटा, दे दीजिए आप। ठीक है, ले लो बेटा, आप खड़े हो जाए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? चुनाव मोनिका भट्ट। मोनिका, ठीक है बेटा, आप माइक को मुंह के पास रखेंगे, ठीक है, और चलिए आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, शाबाश। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। 100 चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं। इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 से एक सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखें, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव के विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए
मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने लग चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। इससे लोग समुचित अपनी इच्छा से व्यक्तियों का चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा किया जाता जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। बैठ जाइए, शाबाश। और कोई बच्ची? एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, फिर आपका दूसरा बच्चा। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। आप भी हो जाइए खड़े, कोई बात नहीं बेटा, आप भी खड़े हो जाइए। जो आपके पीछे है बेटा, आप जिन्हें माइक दे रहे हैं बच्ची को, आप माइक दे दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, हो जाओ खड़े। शाबाश। क्या नाम है आपका? सुमन जैसी। ठीक है बेटा सुमन, धीरे धीरे पढ़ेंगे आप। चलिए शुरू करें। क्या इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव की मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता का प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप में है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिनिधित्व को हो जाता है। अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिनिधित्व में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखाई देते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे में खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियों और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जिताने का यह दवा सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पन पाने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे। फिर भी इन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से सही व्यवस्था बेहतरीन काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं बैठ जाइए बेटा आप। चलिए जीजीएससी भागलपुर में आप पढ़ेंगे बच्चे। कोई बच्चा एक पैराग्राफ, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाइए जिसने ना पढ़ा हो, कोई बच्ची एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जीजीएससी भागलपुर में आप थोड़े से बेटा आगे आइए, क्योंकि आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। गैरली सी जो बनी हुई है, शाबाश।
ताकि आपका फेस पूरा आए कैमरे में। ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। चलिए, सबसे पहले जैसे आपका टॉपिक है चुनावी राजनीति। आपने देखा होगा आपके यहाँ चुनाव होते हैं। कुछ आपके चुनाव लोकल स्तर पर होते हैं, कुछ आपके राज्य स्तर पे होते हैं, कुछ आपके केंद्र स्तर पे। तो जैसे आपने सुना होगा कि ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, गांव के प्रधान आपके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, बीटीसी के चुनाव होते हैं, और बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने कैंडिडेट आपके चुने जाते हैं। एक चुनाव होते हैं विधानसभा के, जिनसे आपके विधायक चुने जाते हैं, एमएलए हम जिनको आम भाषा में बोलते हैं, उनके चुनाव होते हैं और वो राज्य स्तर पर चुनाव। एक होते हैं केंद्र स्तर पर चुनाव। केंद्र स्तर पर हम लोग क्या चुनते हैं? एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम आपका सांसद कहते हैं, और लोकसभा के लिए आपका निर्वाचित होते हैं। और जब भी आपके चुनाव होते हैं तो हर चुनाव में कोई ना कोई पार्टी एक दूसरे के कंपटीशन में आपकी प्रतिद्वंदिता में हमेशा खड़ी होती है। वो उस पर एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर एलिगेशन लगाती है। इस तरीके से वो अपने चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात है, क्या देश में चुनाव होने जरूरी है? ठीक। चुनाव है तो हमें क्यों करवाने चाहिए चुनाव, और लोकतांत्रिक देशों के अंदर ही चुनाव क्यों होते हैं, ये भी आपने महसूस किया होगा। आप अगर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव नहीं होते, तानाशाही आपकी चलती है, आपको एग्जाम्पल ढूंढने की कहां पर आपका तानाशाही चलती है, ऐसे 2 से 3 एग्जाम्पल आप जरूर ढूंढिए कि कौन से ऐसे देश है जहां पर चुनाव नहीं होता, तानाशाही चलती है। क्लियर है? देखिए, बहुत सारे देश ये कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र है, हम लोग, हमको बोलते हैं कि आपका डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान बोलता है कि हम भी लोकतंत्र है, बांग्लादेश बोलता है कि हम भी लोकतंत्र है, और भारत कहता है हम भी लोकतंत्र है। लेकिन आप अगर इन तीनों को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको इनके बीच मेजर डिफरेंसेस आपको समझ आएंगे। हमारे यहाँ अगर आप केंद्र स्तर पर देखें तो नियमित 5 साल के गैप में आपके यहाँ चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं। क्लियर है? और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, समान मूल्य का वोट है, अमीर गरीबी में कोई वोट का अंतर नहीं देखा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपका खड़ा होकर चुनाव जीत सकता है, चुनाव को लड़ सकता है। लेकिन आप अगर वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति को देखोगे तो आपको समझ आएगा किस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता आपको देखने के लिए मिलेगी। कहने को लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन। लेकिन लोग शासन कैसे करते हैं? जैसे अभी यहाँ आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही बात की गई थी कि अगर आप, सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये टॉपिक में कह रहे हैं कि हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। कह रहे हैं ना तो ये संभव हो सकता है और ना ही वो आपका जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लेकिन वहीं आप कह दे रहे हैं कि ना तो लोग आपका संभव है लोग शासन कर सकते हैं और ना ही जरूरी है, तो फिर कैसा लोकतंत्र हो? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि लोगों का शासन है और दूसरी तरफ आप बोलते हैं ये तो संभव ही नहीं है, और आपका सीधे आपका शासन भी नहीं हो सकता। फिर शासन होगा कैसे? हम किसको कहेंगे कि ये आपका लोकतंत्र है? कैसे कहेंगे कि हमारा, आपका अपनी, आपका डेमोक्रेसी है? कैसे कहेंगे? उसने बताया है कि इस समय लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है पैटर्न, जिस रूप को हम लोग आपका फॉलो कर रहे हैं, कि हम क्या करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा के माध्यम से शासन चलाते हैं। प्रतिनिधि का मतलब कैसे होता है? हमने एमपी चुने, हमने एमएलए चुने, हमने ग्राम प्रधान चुना, हमने ग्राम पंचायत आपके सदस्य चुने, हमने बीटीसी चुना। क्लियर है? इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, शासन करते हैं। आपने किसी क्षेत्र का एमपी चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम सांसद कहते हैं, सांसद चुना। जब सांसद भारत में की जो आपकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठ के जब वो आपके क्षेत्र के बारे में बात करेगा, आपके क्षेत्र की समस्या को रखेंगे, आपके क्षेत्र की समस्या को लोगों के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे, डिमांड करेंगे हमारे क्षेत्र को ये जरूरत है, ये चीज होनी चाहिए, ये विशेष प्रावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है और लोकतंत्र कैसा है। बहुत बार हम लोग चैप्टर को पढ़ लेते हैं लेकिन मीनिंग उसका बहुत डिफरेंस होता है। तो कोई आपसे पूछ ले, देखिए मेन इसमें चैप्टर में आपको यही समझना है कि लोकतंत्र क्या है। तो जहां लोग सीधे शासन करें उसको लोकतंत्र कहते हैं, वही आपका डेमोक्रेसी है। आप न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में नेताओं को, मंत्रियों को और लोगों को आप चिल्लाते चीखते सुने होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र डूब रहा है, लोकतंत्र को इन्होंने ये कर दिया। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें इसको समझने की और गौर करने की आवश्यकता है। बस एक बार एक चीज हमको साफ हो जाए, फिर कभी हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे हमने बताया, इसमें क्या है,
लोगों का सीधा शासन है। शासन किस माध्यम से है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और कौन है हमारे प्रतिनिधि? सांसद, एमपी, एमएलए, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। क्योंकि जब कोई विधि बनती है, कोई शासन चलता है, तो ये लोग ही रूल बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं के अनुसार आपका शासन चलता है। क्लियर है? और ये आपने देखा होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप थोड़ी सी देखेंगे कि इस लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ क्या है? जनता सीधा वोट करती है। आपको हक है कि आप किस प्रतिनिधि को चुने, और आपको ये भी हक है कि इस बार चुन लिया, अगली बार नहीं चुनना। ये भी जानते हैं ना। इसलिए क्या होता है, 5 साल, 10 साल, 7 साल में सरकारें बदलती रहती हैं, और वो आपको लोक लुभावन नीतियां देते हैं इसी वजह से। और इसी के बीच क्या होता है, हर पार्टियों में चुनावी दंगल होते हैं, उनमें अपनी प्रतिद्वंदता होती है, कंपटीशन, कि ठीक है ये सरकार ऐसे कर रही है, हम ये काम करेंगे, सिर्फ बच्चों को निःशुल्क आपकी शिक्षा करेंगे। इस तरह के काम इन चुनावों में हमको देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत सारी ऐसी परिपाटी हैं जो हम लोकतंत्र को आपके इसमें देखेंगे और समझेंगे। तो आज जीजीएससी भागलपुर के बच्चों ने और जीआईसी अमोड़ी के बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये तो छोटी सी एक डेफिनेशन थी लोकतंत्र की, मैंने आपको समझाई। और समय भी समाप्त हो रहा है, आप बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समय समाप्त हो गया। तो मेरी कोशिश रहेगी कल आप लोग आए तो मैं डेमोक्रेसी से आगे बढ़ूं। अब आपने पढ़ लिया है तो मैं इसके जो ओरल पॉइंट्स हैं वो आपको टू द पॉइंट में आपको बताता चलूंगा, आप उनको नोट करते चलिए। और इसी तरह से जो आपका चैप्टर है वो शॉर्ट नोट में तैयार हो जाता है। ठीक है? तो लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, अब आपको 3 क्वेश्चन खोजने हैं। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? लिखिए बेटा, पता होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारी परीक्षा में आएगा, व्यक्तिगत तौर पर। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, या लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? शाबाश। जैसी अमोड़ी, बेटा आप कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, क्या आपको पता है जब भी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ रहा हो ना, बटोर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे पेपर में आएगा, नहीं, हमारे जीवन में काम आएगा, इसलिए। ठीक है? अगला प्रश्न लिखिए, कौन से ऐसे देश हैं जहां पर तानाशाही है? तानाशाही यानी कोई डिक्टेटरशिप है, ऐसे कौन से देश हैं जहां पर तानाशाही? ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन है जो आपको व्यक्तिगत रूप में पता होना चाहिए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तभी आपको चुनावों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? अब देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हम हरियाणा का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, और अभी करंटली हरियाणा के चुनाव भी हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, क्या हो रहे हैं, हरियाणा के चुनाव भी हो रहे हैं, और हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग घर से देखिए, ठीक? और एक बार कहीं से आप मोबाइल के माध्यम से कहीं आपको मिल जाए कुछ लोकतंत्र की मल्टीपल डेफिनेशन को। क्लियर है? और चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, संविधान की प्रस्तावना, लास्ट में मिलेगा आपको संविधान निर्माण में, जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीजीएससी भागलपुर में, जीआईसी अमोड़ी का सभी बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए, और चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।